नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते में जिस प्रकार से दलित समुदाय में और एक प्रकार से आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हो रहे हैं, आज देख रहे हैं कि देश में एक अलग तरह का माहौल बनता जा रहा है। पूरा का पूरा दलित समाज जो है वो आक्रोश में, सरकार के आक्रोश में आरक्षण को लेकर और SC ST एक्ट भी उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। पूरा का पूरा समुदाय जो है वो सड़क पे आ गया है और आक्रोश है। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। आज हम इन्हीं सब बातों को अपने इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज हम लखनऊ में हजरतगंज में डॉक्टर अम्बेडकर महासभा के कार्यालय में बैठे हुए हैं, विधानसभा के सामने, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लालजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, पिछले दिनों काफी समय से, करीब 6 महीने से एक अलग ही तरह का माहौल देश में देखा जा रहा है। जिग्नेश मोहाली का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें भी काफी लोगों की जान गई दलित समुदाय को लेकर। उधर से हार्दिक पटेल भी कर रहे हैं आंदोलन। उसके बाद नीतीश कुमार के ऊपर काफिले पर हमला हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा। उसके बाद सावित्री बाई जी ने भी पार्टी के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने अभी 1 तारीख को रैली की। और फिर ये आपका 2 अप्रैल को एक भारत बंद को लेकर पूरा दलित समाज आरक्षण को लेकर SC ST एक्ट को लेकर पूरा आक्रोश पैदा हुआ, असंतोष फैला हुआ है। क्या किस प्रकार का माहौल बन रहा है? क्या मतलब किस तरह की चीजें हो रही हैं? वास्तव में जो इस देश में जो दलितों की स्थिति है, आप जानते हैं सामाजिक और धार्मिक कारणों से इस देश का दलित पूरी तरह से सर्वहारा बना हुआ है। आज़ादी के पहले न तो उसके पास जमीन थी, न रोजगार थे, न संपत्ति थी, तो स्वाभाविक रूप से न तो शिक्षा थी और न तो व्यवसाय था। आज़ादी के बाद उम्मीद थी कि यह सब भागीदारी होगी उसके पास जमीन होगी, उसके पास व्यवसाय होंगे, संपत्ति होगी, उसका मीडिया होगा, उसके प्रोफेसर्स होंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन आज़ादी के लंबे अंतराल के बीतने के बाद भी दलितों की स्थिति लगभग वही बनी रही, सिवाय रिजर्वेशन छोड़कर। और वह रिजर्वेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विशेष प्रयास से भारतीय संविधान के माध्यम से दिलाया गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या रिजर्वेशन से दलितों का सर्वांगीण विकास संभव है? लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन का विरोध होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, इक्वलिटी आनी चाहिए और समाज। इस संबंध में देखिए, ऐसा है कि इस देश में जो सरकारी पदों की संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है, और अगर आप आरक्षित पदों की गणना करें दलितों के लिए तो 44-45 लाख के करीब जाके बैठते हैं। तो 44-45 लाख लोगों को अगर आप रोजगार दे भी देंगे तो इस देश की 25-30 करोड़ आबादी है दलितों की, तो स्वाभाविक रूप से उसको कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए ये था कि दलितों को रोजगार पर शिक्षा दी जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए, जिनके पास जमीन नहीं है रहने के लिए जमीन दी जाए, खेती के लिए जमीनें दी जाए, और जो केंद्र में बैठे हुए हुक्मरान रहे, दलित जिनका वोट बैंक रहा, उन लोगों से ज़्यादा उम्मीद थी कि वे सब करें, लेकिन यह नहीं। एक तो दलितों को भागीदारी नहीं मिल पाई, उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाया, दूसरी तरफ उनके ऊपर हमले लगातार होते रहे। आपको याद होगा जिसमें बिहार में दलितों का नरसंहार शुरू हुआ था 1 दशक पहले, शंकर बीघा, लक्ष्मण बाथे जैसे हत्याकांड हुए थे। एक बेंची हत्याकांड हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी हाथी पर बैठ के गई थी, उस गाँव में पानी भरा हुआ था और बड़ा खराब परिवेश था, इसके बावजूद वो गई थी, बहुत लोग मारे गए थे उसमें। तो दलितों के मन में जो एक आक्रोश था वो एक ज्वालामुखी की तरह भरा हुआ था, और पिछली ये 2 अप्रैल को उसका प्रस्फुटन हुआ। ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट को लेके कुछ असंतोष फैला, क्योंकि इतने दंगे तो पहले कभी नहीं हुए। देखिए, ऐसा है ना कि इसका जो मूल कारण है, एक तो एट्रोसिटीज का बंद न होना, दूसरा एट्रोसिटीज
निष्प्रभावी कर दिया जाए, क्योंकि ये जो एक्ट है यह दलितों की लाइफ लाइन थी और एक सुरक्षा कवच था कि जब भी उनके ऊपर कोई हमला होता था तो लोग सोचते थे, 100 बार सोचते थे कि हमें तुरंत FIR हो जाएगी, फिर हमारे खिलाफ जेल जाना पड़ेगा। तो यह एक भय था और जो भय खत्म हो गया तो उससे लोग आक्रोशित हो गए कि ये तो जो एक हमारे पास सेफगार्ड था वो भी खत्म हो गया। एक तो ये बड़ा सवाल था। दूसरा, प्रमोशन में रिजर्वेशन आपको पता है कि न्यायपालिका ने खत्म कर दिया था और उसका जो बिल है पार्लियामेंट ने संशोधन बिल पास नहीं किया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और भयावह आदेश दलितों के पक्ष में किया कि शैक्षिक संस्थानों में जो रिजर्वेशन था उसमें उन्होंने कहा कि संस्थान को इकाई न मान करके हम सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो दलितों ने देखा कि जब विषयवार आरक्षण होगा, क्योंकि जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में स्वाभाविक रूप से 4 या 5 पद होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एक प्रोफेसर, तो रिक्तियां जो बनेंगी वो 2 बनेगी, 1 बनेगी या 3 बनेगी और इन रिक्तियों में कोई कोटा नहीं बनेगा आरक्षण का। और जब पूरे सभी विभागों को मिलाकर के अगर रिक्वायरमेंट होगा तो कुल मिलाकर के 16 रिक्तियां बनेंगी, 50 रिक्तियां बनेंगी, 80 रिक्तियां बनेंगी, तो उसमें उनको जगह मिलेगी। तो ये भी खत्म हो गया। तो दलितों को लगा कि ये तो धीरे धीरे हमारे सारे अधिकार उनके साथ अन्याय हो रहा है। बहुत बड़ा खत्म हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो 2 अप्रैल को उसका प्रस्फुटन था। लेकिन इसमें जो हिंसा हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो हिंसा हुई वह दलितों की तरफ से नहीं। यह देश को जानना चाहिए कि दलित हमलावर कभी नहीं हुए। दलितों के ऊपर इतना जुल्म हुआ, दुनिया में किसी भी कौम के ऊपर उतना जुल्म नहीं हुआ जितना इस देश के दलित। उनकी जमीन छीन ली गई, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इतनी बड़ी त्रासदी। और लेकिन इस देश की जो माटी है, इस देश की जो संस्कृति है, इस देश में जो भगवान बुद्ध पैदा हुए, ये जो उनका दर्शन है, उससे ओतप्रोत होकर के, अम्बेडकर के विचारों से लैस होकर के दलित जो है लोकतांत्रिक तरीके से भी अपनी बात कहता है। जितने भी आंदोलन थे, ऐसा नहीं, ये आंदोलन पहला आंदोलन नहीं है। 70 के दशक में रिपब्लिकन पार्टी ने जमीन बांटो आंदोलन किया और उसमें 3 लाख लोग जेल हुए। लेकिन एक जगह हिंसा नहीं, प्रमोशन में रिजर्वेशन के सवाल, हिंसा की जितनी भी खबरें आई हैं इस आंदोलन में, जी ये हिंसा दूसरे लोगों के द्वारा गैर दलितों का जो प्रवेश हुआ उस रैली में, समर्थन के नाम पर जो गैर दलितों का प्रवेश हुआ, उन्होंने उत्प्रेरक का काम किया। उत्प्रेरक का साजिश भी कर सकते हैं, साजिश भी कर सकते हैं और राजनीतिक निहितार्थ भी कर सकते हैं। राजनीतिक कानून से ये हिंसा हुई, जिसका कि दुष्परिणाम पूरे देश को देखना पड़ रहा है और दलित आंदोलन भी इसमें काफी हद तक। और एक चीज और भी है इसमें, यह देश का पहला आंदोलन था। आप चाहे जेपी आंदोलन की बात करें या अन्य जो सभी आंदोलन, जितने भी देश में आंदोलन हुए वह किसी न किसी नायक के पीछे हुए। लेकिन यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो एक समुदाय के लिए, कोई लीडर नहीं था, एक समुदाय के लिए, हाँ, एक स्वतः स्फूर्त लोग अपने घरों से निकले और जाकर के चौराहे के एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया। इसको हम लोग मतलब किस रूप में देखते हैं? सवाल यह किस रूप में देखते हैं? हम जानते हैं कि यह दलित आंदोलन का फिरूर है, दलित राजनीति का। अगर दलित राजनीति इस देश में सार्थक होती, पॉजिटिव होती, तो वह स्वयं नेतृत्व करती। अथवा जैसे एक्ट खत्म हुआ या रिजर्वेशन खत्म हुआ तो राष्ट्रपति से मिलते, प्रधानमंत्री से मिलते, लोगों को एक उम्मीद जागृत होती कि हमारे लीडर हैं और मिल रहे हैं। लेकिन उनकी उम्मीद टूटी। तो यह दलित राजनीति का यह कृष्ण पक्ष था और दलित आंदोलन का जो है शुक्ल पक्ष था। निर्मल जी, अभी हमारे राज्यपाल राम जी ने कहा कि जो नाम को लेके, अम्बेडकर जी के नाम को लेके सियासत चल रही है और अलग अलग लोगों का बयान आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, नाम में बदलाव होना चाहिए, जो राम जी बीच में लगाना है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव राम जी अम्बेडकर। तो
राज्यपाल जी ने इसका स्वागत किया है कि बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी उसके नाम से चल रही है। और आप अगर देखें तो संविधान का जो हिंदी संस्करण है उसमें पेज नंबर 254 पे तो भी राम जी अम्बेडकर लिखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिनियम 1973 में भी जो उसका हिंदी वर्जन है उसमें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, लेकिन उसका हिंदी में अंग्रेजी में जो लिखा गया है उसमें राम जी अम्बेडकर लिखा गया है। तो अभी ये सब घटनाएं चल ही रही थी, बीच में आंदोलन चल रही थी, बीच में इनके नाम को उछाल दिया गया। बीच में एक तरफ तो सरकार जो है उनकी तस्वीरें कहीं जितने भी सरकारी भवन उस पर लगे हुए, उसके बाद उनके नाम कभी उनके नाम में सियासत शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या कोई राजनीतिक हाथ है कि उनके पक्ष में बात हो रही है या इस पर सियासत करके कुछ माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम को लेकर के जो विवाद पैदा हुआ, यह एक निरर्थक विवाद था। और राजनीति करने वालों ने, और में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से राजनीति करते हैं, और कभी भी जब कोई दूसरा व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेता है या दूसरी राजनीतिक पार्टियां अम्बेडकर का नाम लेती है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है कि ये अम्बेडकर का नाम क्यों लेते हैं, अम्बेडकर तो हमारे पेटेंट है, पेटेंट करा रखा है, पेटेंट करा रखा है। इसमें ऐसा हुआ, ये सारा एपिसोड अम्बेडकर महासभा में घटित हुआ। 6 दिसंबर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, और बाबा साहब की ये चित्र पूरे प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में लगाए जाने की घोषणा, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, जी हाँ, यहीं से दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों यहीं से घोषणा हुई थी। और यहीं से राज्यपाल महोदय ने बताया था कि उनका कहना था कि वे आगरा गए थे अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, और भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी भी आए थे वहाँ पे, और उन्होंने बताया कि वहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम अम्बेडकर विश्वविद्यालय लिखा हुआ था। तो उन्होंने इंगित किया कि यह नाम त्रुटि कौन है, और हिंदी पट्टी में डॉक्टर अम्बेडकर को अम्बेडकर कहते हैं, जो कि ठीक नहीं है, इसको संशोधित किया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने तत्काल आकर के मुख्यमंत्री जी लिखा, और वो अम्बेडकर विश्वविद्यालय का नाम अम्बेडकर विश्वविद्यालय पर। जब चूंकि मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा, तो स्वाभाविक है प्राथमिक स्तर पर और हाई स्कूल स्तर पर आने वाली पीढ़ी में कम से कम पाठ्यक्रमों के समावेशन होना, और विद्यार्थियों को यह जानने का हक तो वही है कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे और उनका पूरा नाम क्या था। वरना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब पूछा जाएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था, तो क्या लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो आदेश जारी हुआ वो पूरा नाम लिखा गया उसमें कि भीमराव रामजी अम्बेडकर, क्योंकि यही नाम डॉक्टर अम्बेडकर जो अपने हाथ से अपने कलम से अपना नाम लिखा करते थे, वह यही नाम था, भीमराव रामजी अम्बेडकर। यही नाम उन्होंने संविधान सभा का जो हस्ताक्षर है उसमें उन्होंने 8वीं अनुसूची में यही हिंदी में उन्होंने दर्ज किया। तो स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति अपना नाम जो लिखता है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन और संशोधन करने का किसी को अधिकार नहीं। तो जब ओरिजिनल नाम संशोधित किया गया तो इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए था। ये अनावश्यक राजनीतिक विवाद था जो कि निरर्थक। इतनी सारी घटनाएं हुई हैं पिछले महीने या पिछले हफ्ते पिछले दिनों, मायावती जी का कोई बयान नहीं आ रहा है जी, उनके नाम को लेकर भी कोई उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। फिर दुनिया भर में के आंदोलन चल रहे थे हिंदुस्तान में बच्चों को लेकर, लेकिन वो कभी भी इतना मतलब अपने बयानों से नहीं है। अभी जब गोरखपुर में चुनाव हुआ उस टाइम उनके कुछ बयान आए, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्टिव भी हुई है, उनके ज़्यादा बयान आया करते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब जो ये अभी चल रहा है आंदोलन, उसमें कुछ एक्टिव होंगी या कुछ सरकार से? ये जो अनुसूचित जाति एक्ट का जो डायरेक्शन हुआ और इसके खिलाफ जो मूवमेंट जो आंदोलन पूरे देश में हुआ, जब उन्होंने देखा कि लोग सड़क पे उतर आए हैं तो समर्थन किया उन्होंने। क्योंकि जैसे कि गुजरात में जब उन्होंने देखा कि इसका पूरे देश में व्यापक समर्थन हो रहा तो फिर गुजरात गए भी कुछ समर्थन नहीं किया। सहारनपुर में भी यही हुआ,
सहारनपुर में जब लोग सड़क पे उतर आए और फिर उनको जाना पड़ा। वास्तव में ये दलित आंदोलन की ये नीति रही है कि दलित सड़कों पे ना आने पाए, क्योंकि दलित सड़क पे आएगा, लड़ेगा तो जेल जाएगा, लाठी खाएगा, और जब ऐसा करेगा तो फिर लीडरशिप पैदा होगी, और यह लोग कोई लीडरशिप पैदा नहीं होने देना चाहते। दूसरी बात, इस 2 अप्रैल के आंदोलन में इनकी जो सहभागिता, समर्थन तो रहा लेकिन सहभागिता नहीं रही। होना चाहिए था कि ये बहुत बड़ा चेहरा है हिंदुस्तान में, देश का सबसे बड़ा चेहरा, आइकॉन है ये जी, दलित आइकॉन। तो जब दलितों के ऊपर कोई मुसीबत आई है तो आपका एक कर्तव्य होगा, क्योंकि आप उसका वोट लेते हो, तो ये आपका दायित्व होता था कि तत्काल आपको अपने सांसदों के साथ, अपने लीडर्स के साथ राष्ट्रपति से दूसरे ही दिन मिलना चाहिए और ज्ञापन देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी से समय लेकर के आपको बात करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। और इसलिए नहीं किया कि जब वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया था और इस एक्ट को खुद अपने ही हाथों से निष्क्रिय कर दिया था और एक आदेश जारी करके कहा था कि इस एक्ट के तहत कोई भी एफआईआर तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायत की जांच होने के बाद वह पुष्टि नहीं हो जाएगी। विवेचना होगी, उसके बाद उसकी पुष्टि नहीं हो जाती जी, तब तक। इतना ही, इससे भयावह कर दिया था कि किसी भी दलित महिला के साथ जब बलात्कार होगा तो भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एफआईआर तब दर्ज होगी जब सीएमओ उसका मेडिकल जांच करके पुष्टि कर दे कि हाँ यह एक बहुत बड़ा घातक कदम था। आज देश में सवाल उठ रहे हैं तमाम, अभी डीजीपी बृजलाल ने बयान दिया है, हिंदुस्तान में और कई अखबारों में मैंने भी बयान दिया है, कई नेशनल चैनल पे डिबेट चल रही है कि मायावती ने तो खुद ही डाइल्यूट किया था, तो अब किस मुंह से अब समर्थन की बात कर रही है? भाई जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसका दुरुपयोग होता था, तो वही तो आप ही कर चुकी हैं, कह चुकी हैं, तो स्वाभाविक रूप से फिर उनका दोहरा चरित्र है जिसके कारण कि वो दलितों के बीच में प्रशंसित नहीं हो पा रहे हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गठबंधन में आए थे अखिलेश और मायावती, इसमें उपचुनाव में गोरखपुर, तो आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि बीच में फिर मनमुटाव भी होगा, आलोचनात्मक कह लीजिए, चाहे कुछ विवादित बयान दिए मायावती जी ने अखिलेश जी के बारे में, कभी राजनीतिक अनुभव नहीं है। लोग कह रहे थे कि अगर सरकार आई तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनेंगे और गठबंधन से, और मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2019 में आपको क्या लग रहा है? कुछ आप अपने तरफ से अनुभव शेयर करें कि क्या साथ में चुनाव लड़ेंगे कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता? ये वास्तव में ऐसा है कि दलित राजनीति तो पूरी तरह से दफन हो रही थी और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनको संजीवनी मिलती। गठबंधन हुआ, गठबंधन का स्वागत सदैव होता रहा है, क्योंकि जब 2 लोग मिल करके, 3 लोग मिल करके जब लड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से मजबूती तो दिखेगी। लेकिन यह मजबूती शाश्वत होगी, स्थायी होगी, यह तब तक संभव नहीं होगा जबकि विचारधारा के आधार पर आगे न हो। क्योंकि दोनों की विचारधारा एकदम विपरीत। निश्चित रूप से देखिए, एक तरफ रिजर्वेशन का विरोध हुआ, एक तरफ रिजर्वेशन का समर्थन हुआ, एक तरफ दलितों की जमीन का बंटवारा हुआ, उनको प्राथमिकता दी गई, दूसरी तरफ को मिला करके तो स्वाभाविक रूप से वैचारिक मतभेद है। तो अगर ये मतभेद दूर नहीं हुए तो गठबंधन बहुत लंबा, उसकी उम्र बहुत लंबी है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमने बातचीत की कि किस प्रकार से दलितों को लेकर देश में सियासत हो रही है, देश की राजनीति में किस प्रकार से बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है राजनीतिक, और कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर भी बहुत सारे संगठन जो हैं वो इसको भड़का रहे हैं। आज हमने निर्मल जी से बात की और उन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। निर्मल जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।